जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने फेडरलिज्म पढ़ा था, क्लास 10 के सिविक्स का चैप्टर 2 था। फेडरलिज्म में हम लोगों ने पढ़ा था कि देयर इज अ वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट था, स्टेट गवर्नमेंट था। तो दो गवर्नमेंट के बारे में हम लोगों ने पढ़ चुका है। अब हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसे हिंदी में हम लोग विकेंद्रीकरण कहते हैं, जहाँ यहाँ पे भी हम लोग शक्तियों का बंटवारा ही देखेंगे बिटवीन द डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो आइए डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब समझते हैं हम लोग कि डिसेंट्रलाइजेशन का अर्थ क्या है, मीनिंग क्या होता है। तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अपने पावर्स को लोकल गवर्नमेंट को सौंप देती है। वैसे सिस्टम को, वैसी व्यवस्था को हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन समझ गए होंगे। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अपने पावर को लोकल गवर्नमेंट को दे देती है। लोकल गवर्नमेंट को यानी स्थानीय सरकार को। लोकल गवर्नमेंट हम लोग किसको कहते हैं? तो लोकल गवर्नमेंट भी हमारे यहाँ लगभग दो है, मतलब कि एक ग्रामीण स्तर पे है, एक शहरी स्तर पे है, यानी कि एक रूरल हो गया और एक अर्बन हो गया। इसी वीडियो में हम लोग इसको डिटेल्स में भी पढ़ने वाले हैं। डिसेंट्रलाइजेशन यानी डिसेंट्रलाइजेशन मेन सेंटर जो है वो लोकल गवर्नमेंट के आसपास ही है। यानी इसमें क्या होता है, कैसी प्रक्रिया है, कैसी प्रोसेस है, कैसी व्यवस्था है, तो जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अपनी पावर को किसको सौंप देती है? लोकल गवर्नमेंट को। कौन लोकल गवर्नमेंट? जो ग्रामीण स्तर पे रूरल लोकल गवर्नमेंट और अर्बन लोकल गवर्नमेंट जो शहरी क्षेत्र में होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन करने के पीछे क्या कारण है। डिसेंट्रलाइजेशन की परिभाषा, डिफिनेशन समझ गए हम लोग। अब हम लोग देखते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन क्यों किया गया। हमारे पास ऑलरेडी दोहरी सरकार थी, कौन कौन? सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट एंड स्टेट लेवल गवर्नमेंट। लेकिन फिर भी हम लोगों ने डिसेंट्रलाइजेशन किया, यानी कि एक और स्तर की सरकार बना दी। जब हमारा संविधान बना था तो ओरिजिनली जो है वो सिर्फ 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट था, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन हम लोगों ने डिसेंट्रलाइजेशन करके लोकल गवर्नमेंट को पावर सौंपा है। तो कुछ तो रीजन होगा कि हम दोहरी सरकार से एक और लेवल अप चल गए हैं, सरकार को और एक नई व्यवस्था ले आए हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्या रीजन है इसके पीछे, व्हाई वी हैव डिसेंट्रलाइज्ड। ठीक है, आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहला, लोकल प्रॉब्लम्स लोकल सॉल्यूशन। देखिए, लोकल गवर्नमेंट यानी नाम से ही लग रहा है कि स्थानीय सरकार, यानी जिस जगह के लोग होंगे उनको अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में ज्यादा अच्छे से पता होता है। अब मान लीजिए बिहार है, तो बिहार का स्टेट गवर्नमेंट, अब उसमें बहुत सारे 38 जिले होंगे, तो उतने सारे जो जिले हैं उसमें सब जिला के बारे में सीएम को पता होगा। उस जिला में ना जाने कितने गांव है, बहुत सारे प्रखंड है, सबकी समस्या को तो वो नहीं समझ सकता है। यानी कि जिस गांव में जो लोग रह रहे हैं उनको ज्यादा अच्छे से पता है कि वहां सड़कें खराब है, कि स्कूल अच्छा नहीं है, कि रोड अच्छा नहीं है, कौन सा सिस्टम खराब है, ये लोकल लोगों को ज्यादा अच्छे से पता होता है। इसलिए पावर लोकल लोगों को दे दिया गया कि वहीं के लोग ग्रामीण स्तर पे या छोटे शहरी स्तरों पे अपना सरकार बनाने का काम करेंगे। दैट इज लोकल प्रॉब्लम्स लोकल सॉल्यूशन। इसका सीधा अर्थ होता है कि स्थानीय सरकार को स्थानीय शक्ति प्रदान कर देना। ठीक है, तो पहला कारण हो गया क्लियर। दूसरा कारण देखेंगे, वास्ट साइज एंड पॉपुलेशन। वास्ट साइज, भारत एक बहुत बृहद देश है, बहुत बड़ा देश है, लगभग 7 लाख गांव है हमारे यहाँ। 7 लाख गांव को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ 28 राज्य सरकार और एक केंद्र सरकार, ये संभव नहीं है। ऊपर से हमारे यहाँ जनसंख्या में तो नंबर 1 है भाई, है कि नहीं? वो चाइना उन सब पीछे है, झूठ मूठ का सेकंड रैंक हम लोग लिख देते हैं मजाक मजाक में। चाहे कोई भी चीज में आगे निकले या ना निकले, हम लोग पॉपुलेशन में एकदम टॉप मार देते हैं, हर हाल में टॉप मार देते हैं। मारना भी चाहिए, जनसंख्या को शक्ति माना जाता है ना। वो लोग जो है यूरोप हमको डराता है कि तुम्हारे पास बहुत जनसंख्या है, ऐसी है वैसी है। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत जनसंख्या है तो हमारे पास जमीन भी बहुत है। ठीक है, चलिए हम तो देखते हैं कि वास्ट साइज एंड वास्ट पॉपुलेशन, यानी कि जनसंख्या ज्यादा है, तो जनसंख्या ज्यादा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए ज्यादा से ज्यादा लीडर्स भी रहेंगे, उसके रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे, है कि नहीं? तो इसलिए भी डिसेंट्रलाइज किया कि चल भाई एक अलग ही सरकार बना देते, तुम लोग अपना अपना गांव का, अपना अपना जिला का देख लेना और अपने अपने शहर का देख लेना, यानी उसी शहर के लोग, उसी गांव के लोग सरकार में रहेंगे, तो अपनी प्रॉब्लम्स को ज्यादा अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। पहला और दूसरा पॉइंट को कनेक्ट कीजिए। ठीक है, दूसरा क्लियर हो गया। तीसरा देखेंगे, पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी यानी लोकल लोगों की बात कर रहा है कि भाई लोकतंत्र में सबको सत्ता प्राप्त करने का अधिकार है, चुनाव में जीतने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार है।
तो डेमोक्रेसी जैसे सिद्धांत को मजबूत करने के लिए भी डिसेंट्रलाइजेशन किया है, जहां पे सबको अपना पावर पता चले, सभी जनता को अधिकार पता चले कि हाँ हम भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो भाई डेमोक्रेसी स्ट्रांग होगा कि नहीं स्ट्रांग होगा? हमारे यहाँ बुक में डेटा है, एनसीईआरटी बुक में क्लास 10 में, कि टोटल यानी जब से लोकल गवर्नमेंट डिसेंट्रलाइज हुआ है, लोकल गवर्नमेंट आया है, लगभग 36 लाख रिप्रेजेंटेटिव है सिर्फ ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में, रूरल और अर्बन एरिया में 36 लाख, जिसमें 10 लाख तो सिर्फ महिलाएं हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसका डिटेल्स। तो ये 3 कारण है डिसेंट्रलाइजेशन का। पहला, लोकल लोगों को अपनी समस्याओं के बारे में ज्यादा अच्छे से पता होता है, इसलिए उनको नेता बना दिया गया है कि तुम ही अपने यहाँ के लीडर बन जाओ, रिप्रेजेंटेटिव बन जाओ और अपना समस्या को सॉल्व करो। दूसरा, वास्ट साइज एंड पॉपुलेशन, बहुत बड़ा देश है और इसकी जनसंख्या भी बहुत बड़ा है, तो सबका प्रॉब्लम्स कोई एक या दो व्यक्ति सॉल्व नहीं कर सकता है, अपना अपना एरिया बांट दिया गया है। और तीसरा जो है पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के मूल्यों को बढ़ावा देना, प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी को बढ़ावा देना कि भाई तुम भी चुनाव में हिस्सा लो, तुम भी चुनाव लड़ो, देखो डेमोक्रेसी की प्रक्रिया क्या है। तो इसलिए हमने डिसेंट्रलाइजेशन किया है। देखिए, वीडियो के शुरुआत में हमने कहा था कि ओरिजिनली हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो सिर्फ 2 ही स्तर की सरकार थी, यानी सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट थी, यानी लोकल गवर्नमेंट को बाद में ऐड किया गया। ठीक है, तो ये बाद में कब ऐड किया गया था, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अलग से किया गया। ठीक है, तो 1992 में संविधान में संशोधन किया गया और लोकल गवर्नमेंट को पावर दिया गया संविधान के द्वारा। ठीक है, वही लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1992 फॉर डिसेंट्रलाइजेशन, यानी विकेंद्रीकरण करने के लिए शक्तियों का बंटवारा किया गया है। किसको शक्ति दे दिया गया? तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने मिलकर अपना पावर्स को शेयर किया, किसको? लोकल गवर्नमेंट को। ठीक है, तो आइए इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थे संविधान में। लगभग 5 ऐसी बड़ी सुधारें हैं जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। अमेंडमेंट का मतलब होता है संवैधानिक सुधार। पहला, कंपल्सरी रेगुलर इलेक्शन, यानी कि लोकल गवर्नमेंट के लिए हर 5 साल पे चुनाव कराना अनिवार्य कर दिया गया कि हर 5 साल पे तुम्हारा चुनाव होगा ही होगा। पहले चुनाव में डिले होता था या ना हो, कभी कभी बहुत ज्यादा डिले होता था, 7 साल 8 साल चला जाता था, क्योंकि पावर था नहीं, कुछ था नहीं। तो पहले रेगुलर इलेक्शन किया गया। ठीक है, कि नहीं भाई चुनाव एकदम समय पे होना चाहिए। दूसरा, सीट रिजर्व फॉर SC ST एंड OBC, यानी इन 3 समाज के वर्ग के लोगों के लिए सीट को रिजर्व किया गया, लोकल गवर्नमेंट में सीट रिजर्वेशन हुआ है। ठीक है, अगला देखिएगा, 1/3 सीट रिजर्व फॉर द वुमेन। देखिए, तीसरा सुधार क्या है? महिलाओं को लोकतंत्र में, महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन को, डेमोक्रेसी में महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने के लिए सीट को रिजर्व कर दिया गया। हालांकि पार्लियामेंट में भी सीट रिजर्वेशन की बात बहुत लंबे समय से चल रही है। स्टेट लेजिस्लेचर में भी सीट रिजर्वेशन, कि महिलाओं को आगे आने के लिए इन जगहों पे सीट रिजर्वेशन आवश्यक है। तो इसलिए इन लोगों ने क्या किया है संविधान संशोधन में कि 1/3 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व कर दिया गया है, और रिजर्वेशन की व्यवस्था SC ST और OBC के लिए भी है। इसका एग्जैक्ट नंबर नहीं है, बस कुछ कुछ जगहों को जनसंख्या के आधार पे कि SC ST OBC जहां पे जनसंख्या ज्यादा है उन क्षेत्रों को रिजर्व कर दिया गया है कि सिर्फ वही लोग वहां के रिप्रेजेंटेटिव यानी नेता बनेंगे, चुनाव लड़ेंगे, बाकी कोई दूसरा समाज या वर्ग के लोग नहीं बनेंगे। ठीक है, तो ये दोनों रिजर्वेशन से लेकर है, ये दोनों टॉपिक, एक SC ST समाज के लिए है, OBC के लिए भी है, और 1/3 सीट यहाँ पे वुमेन के लिए। वुमेन एक अलग ही समाज है हमारे यहाँ। ठीक है, तो इनके लिए भी सीट रिजर्वेशन किया गया है। और जब सीट सब कुछ हो गया है तो भाई चुनाव कराने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की नहीं, चुनाव कराने की जिम्मेदारी दी गई स्टेट इलेक्शन कमीशन के। ठीक है ना, यानी राज्य निर्वाचन आयोग या राज्य चुनाव आयोग, इंडिपेंडेंट, एकदम स्वतंत्र रखा गया इसको, कि इसका जिम्मेदारी ही है स्टेट इलेक्शन कमीशन का कि तुम लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन का पूरा ख्याल रखोगे। ठीक है, तो ये 5वां सुधार है, सॉरी 4था सुधार है, 4th नंबर। और लास्ट 5 वाला जो है बोल रहा है शेयर ऑफ पावर एंड रेवेन्यू, पैसा और पावर, है ना, रेवेन्यू माने टैक्स हो गया, पैसा हो गया, और पावर, शक्ति और पैसा देगा लोकल गवर्नमेंट को। कौन देगा? सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट की, ये जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की है। यानी किस राज्य में कितना पैसा दिया जाएगा, है ना, मतलब अब झारखंड है, बिहार है, यूपी है, तो सब लोकल गवर्नमेंट को अलग अलग फंडिंग होगा। ये राज्य सरकार तय करेगा कि उनके राज्यों में लोकल गवर्नमेंट को कितना फंड दिया जाए। ठीक है, तो ये 5वां सुधार है। तो ये है संविधानिक सुधार, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो 1992 में हुआ है डिसेंट्रलाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। टोटल 5 है। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हम लोग का हो गया। अब हम लोग लोकल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, हम लोगों ने देखा था ना कि डिसेंट्रलाइजेशन में लोकल गवर्नमेंट को पावर दी गई थी। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट जो है वो दो क्षेत्र में होंगे, एक शहर के लिए, एक
गांव के लिए, ठीक है। तो पहले हम लोग गांव वाला पढ़ते हैं कि लोकल गवर्नमेंट मुख्य स्तर से दो जगहों पे है, रूरल लोकल गवर्नमेंट और अर्बन लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। देखिए रूरल लोकल गवर्नमेंट जो है वो 3 लेवल का है। याद कीजिए हम लोग जब पढ़े थे फेडरलिज्म तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जो वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर है वो डबल था, 2 लेवल था, है ना, सेंट्रल लेवल एंड स्टेट लेवल, यानी उससे की नीचे है। तो सेम वैसे ही इस प्रकार है, ये अलग है, यानी कि ये लोकल गवर्नमेंट का अलग प्रकार है। क्या है, ये भी 3 टियर या 3 लेवल में काम कर रहा है। कैसे, तो सबसे नीचे वाला जो होता है वो ग्रामीण लेवल होता है, और बहुत सारा गांव को जब हम लोग मिला देते हैं तब उसे हम लोग एक ब्लॉक कहते हैं, है ना, या प्रखंड हिंदी में उसको कहा जाता है। और जब बहुत सारा ब्लॉक को मिला देते हैं तब हम लोग एक जिला कहते हैं, ठीक है। देख रहे हैं हम लोग लेवल बाय लेवल पढ़ रहे हैं कि ग्रुप ऑफ विलेजेस को हम लोग ब्लॉक कह दिए और ग्रुप ऑफ ब्लॉक को हम लोग डिस्ट्रिक्ट कह रहे हैं, और वही बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा तो स्टेट, और बहुत सारा स्टेट मिल गया तो कंट्री, ठीक है ना। तो कंट्री यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हम लोग पढ़ चुके हैं, स्टेट गवर्नमेंट हम लोग पढ़ ही चुके हैं। तो हम लोग लोकल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, और लोकल में भी कौन, रूरल यानी ग्रामीण क्षेत्र का, जिसमें 3 स्तरीय 3 टियर की गवर्नमेंट काम करती है। पहला विलेज लेवल, देखिए सबसे डाउन सबसे नीचे वाला हम लोग देख रहे हैं विलेज लेवल, जहां पे ग्राम पंचायत होता है, यानी विलेज लेवल में कौन काम करता है, कौन सी संस्थान, ग्राम पंचायत, जिसके हेड को हम लोग सरपंच कहते हैं, ठीक है। दूसरा जो ब्लॉक का जो लेवल होता है वहां पे कौन काम करता है, तो ब्लॉक जो है वो पंचायत समिति होता है, पंचायत समिति हेड होता है। हालांकि एक के गो हेड नहीं होगा, ठीक है, जैसे ये ग्राम पंचायत ही है तो मान लीजिए कि विलेज नंबर 1 हो गया, है ना, या फिर यहाँ पे हो गया विलेज नंबर 2 हो गया, यहाँ हो गया विलेज नंबर 3 हो गया, यहाँ हो गया विलेज नंबर 4, ठीक है ना। तो ये जो विलेज नंबर 1 2 3 4, तो इस सब को मिला के हम लोग क्या कहेंगे, यानी टोटल को मिला के हम लोग क्या कहते हैं, एक हम लोग ब्लॉक कहते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे हम लोग, एक ब्लॉक कहेंगे। वैसे ही ये जो ब्लॉक होगा यहाँ पे भी तो ब्लॉक हो सकता है, यानी यहाँ पे भी विलेज नंबर 1 मतलब समझिए कि वहां पे क्या होगा, एक ग्राम पंचायत, यहाँ ग्राम पंचायत, यहाँ ग्राम पंचायत, यहाँ ग्राम, तो बहुत सारा ग्राम पंचायत मिलके बन गया ना एक ब्लॉक, ठीक है ना। और फिर मान लीजिए यहाँ पे भी एक ग्राम पंचायत है, विलेज 1 2 विलेज 3 है कि नहीं, विलेज 4, ठीक है, तो ये भी एक बन गया ब्लॉक, ये भी ब्लॉक हो गया, ठीक है ना। फिर वो यहाँ पे भी मान लीजिए कि हो गया विलेज 1 विलेज 2 विलेज 3 विलेज 4। ये देखिए ध्यान से समझिएगा, इसको हम क्या समझाना चाह रहे हैं, यानी कि हम सबसे पहला स्तर समझा रहे हैं विलेज यानी ग्राम पंचायत, तो ये सब ग्राम पंचायत है। अब बहुत सारा ग्राम पंचायत को मिला के बना गया ब्लॉक, यानी ब्लॉक 1 हो गया। फिर बहुत सारा ग्राम पंचायत को मिला के बन गया ब्लॉक 2 हो गया, और फिर बहुत सारा ग्राम पंचायत मिला के बन गया ब्लॉक 3, ठीक है ना, यानी ब्लॉक 3 बन गया। अब ये टोटल ब्लॉक को मिला दीजिए, टोटल ब्लॉक को, सब ब्लॉक को मिला दीजिए, तो ये क्या बन गया, डिस्ट्रिक्ट, यानी डिस्ट्रिक्ट जिला लेवल। यहाँ पे जो सरकार काम कर रही है उसको हम लोग जिला परिषद कहते हैं। समझ में आया फॉर्मेशन कैसे हो रहा है ना, कि बहुत सारा विलेज मिला के एक ब्लॉक, बहुत सारा ब्लॉक मिला करके एक जिला, और उन सब का हेड स्तर भी अलग अलग होगा। यहाँ देखिए ग्राम पंचायत बहुत सारा है, वैसी ब्लॉक भी यहाँ पे बहुत सारा हो गया, है ना। सेम लागू यहाँ पे ब्लॉक में भी कर सकते हैं। पंचायत समिति, एक ब्लॉक में पंचायत समिति एक नहीं होता है, वहां पे भी ब्लॉक को पार्ट बाय पार्ट बांट दिया जाता है। पंचायत समिति नंबर 1, पंचायत समिति नंबर 2 3 4 जनसंख्या के आधार पे बांटा जाता है, ठीक है ना। और हालांकि इन सब को मिला करके, यानी ये जो पंचायत समिति है, बहुत सारे पंचायत समिति, एक ब्लॉक में ज्यादा पंचायत समिति हो सकता है, और उन सब को मिला करके हम लोग प्रमुख कहते हैं। जो ब्लॉक का जो हेड होता है उसे हम लोग प्रमुख कहते हैं, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट जिला लेवल, जिला परिषद भी वैसे ही बहुत सारा होगा जनसंख्या के आधार पे। डिस्ट्रिक्ट जो हमारा जिला परिषद होता है, जिला परिषद का मेंबर लोकसभा भी होता है, यानी उस जिला के जो लोकसभा के मेंबर होंगे वो भी होगा, और उस जिला के जो विधायक यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होंगे वो भी जिला परिषद के सदस्य माने जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे काम करती है, इसको हम लोग कहते हैं ग्रामीण स्तर पे, इसको हम लोग कहते हैं पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है। इसको क्या कहेंगे हम लोग, पंचायती राज व्यवस्था, जो 3 स्तरीय होती है, 3 लेवल की होती है, विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल। विलेज में ग्राम पंचायत, ब्लॉक में पंचायत समिति, डिस्ट्रिक्ट में जिला परिषद, बस ये सब मल्टीपल्स होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रूरल लोकल गवर्नमेंट, ये क्लियर हो गया होगा। तो ये शहर में गांव में 3 टियर सिस्टम था, शहर में ऐसा नहीं है 3 टियर 4 टियर सिस्टम नहीं है। शहर में देखा जाता है कि शहर किस प्रकार का है,
बड़ा शहर है, छोटा शहर है या बहुत छोटा शहर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या किया गया है, जो बहुत बड़े बड़े शहर है वहाँ पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नाम की संस्था बनाई गई है। जैसे यहाँ कैसे विलेज में है ग्राम पंचायत बनाया गया, ये तो विलेज और ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल अलग अलग है, 3 टियर। यहाँ पे टियर सिस्टम नहीं है, यहाँ पे क्या है, बोल रहा है कि अगर बहुत बड़ा शहर है, बिग सिटीज, किसको बिग सिटीज, तो यहाँ पे भी जनसंख्या के आधार पे बांटा गया है। तो बोल रहा है ऐसा एरिया, ऐसा शहर, सिर्फ शहर, ऐसा शहरी क्षेत्र जिसका जनसंख्या 5 से 10 लाख के बीच होगा, ठीक है, जिसका जनसंख्या 5 से 10 लाख के बीच होगा, वहां पे बनाया जाएगा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। इसको हिंदी में हम लोग नगर निगम कहते हैं। जैसे दिल्ली है, पटना है, मुंबई है, यहाँ पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाया जाता है, ठीक है। और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को वार्ड बाय वार्ड बांट देते हैं, वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, है ना। जैसे मान लीजिए कि एक कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है बहुत बड़ा, मान लीजिए ये पटना है, ठीक है, इसको मान लीजिए पटना, तो इसको वार्ड बाय वार्ड बांट दिया जाता है जनसंख्या के आधार पे कि वार्ड नंबर 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। और इन सब लोग मिल करके एक मेयर का चुनाव करते हैं, ठीक है ना। यानी हम कह सकते हैं कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो हेड होता है उसे मेयर कहते हैं, ठीक है। हिंदी में इसे महापौर कहा जाता है। तो देखिए, या समझ में आया, ये पहला देखिए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बड़े शहरों में होता है, वो शहर, बड़ा शहर जहां पे जनसंख्या कम से कम 5 से 10 लाख के बीच होता है, और वहां का हेड कौन होगा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हेड को हम लोग मेयर कहते हैं। और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो या म्युनिसिपल काउंसिल या नगर पंचायत, सब वार्ड में बटा होता है, वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 3, और वही वार्ड मेंबर वहां पे उस वार्ड के लोग वहां के एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। यानी कि अगर मान लीजिए, जैसे ये पटना का एग्जांपल दिया हमने, मान लीजिए वार्ड 2 है, तो यहाँ पे कोई नेता एगो खड़ा होगा, ठीक है, और यहाँ से कोई एगो जीत जाएगा वार्ड, फिर यहाँ से कोई एक वार्ड मेंबर जीतेगा, यहाँ से कोई एक वार्ड मेंबर, यहाँ से कोई, ऐसे करके, और वो लोग एगो अध्यक्ष को चुनते हैं, ठीक है ना। सब में ऐसा ही होता है, म्युनिसिपल काउंसिल में भी, नगर पंचायत में भी। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बड़े शहरों में होता है, और जो मिडिल स्तर के शहर होते हैं, है ना, मिडिल स्तर के, बहुत बड़े भी नहीं और बहुत छोटे भी नहीं है, उसे हम लोग, वहां पे म्युनिसिपल काउंसिल की स्थापना की जाती है। यानी यहाँ पे नगर पालिका, ई है नगर निगम, आई है नगर पालिका, तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, सॉरी, म्युनिसिपल काउंसिल की स्थापना की जाएगी। वह कौन शहरों में, छोटा शहर, कौन सा, ज्यादा छोटा नहीं, मिडिल स्तर की शहर जहां की जनसंख्या 1 से 5 लाख के बीच होगा, ठीक है ना। और वहां के जो हेड होंगे, इसको भी वार्ड में बांट दिया जाएगा, और वहां के जो हेड होंगे उसे म्युनिसिपल चेयरपर्सन या चेयरमैन कहा जाता है, ठीक है। ये दूसरा हो गया। और फिर तीसरा आता है सबसे छोटा शहर, जिसका जनसंख्या 20,000 से लेकर के 1 लाख के बीच होगा, ठीक है। वहां पे जो हेड होता है उसको हम लोग चेयरमैन कहते हैं। और यहाँ पे कौन सी संस्था का स्थापना किया गया है, नगर पंचायत। तो देखिए, यानी शहरों के साइज के हिसाब से यहाँ पे इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बड़े शहरों में, म्युनिसिपल काउंसिल मिडिल स्तर के शहरों में, और नगर पंचायत सबसे छोटे स्तर के शहरों में। जनसंख्या आप लोग देख ही सकते हैं यहाँ पे, और उनका हेड, लगभग इन दोनों का हेड को तो चेयरमैन ही कहते हैं, और बस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो बहुत बड़े स्तर का होता है, ठीक है, इसको हम लोग मेयर कहते हैं। तो उम्मीद है कि डिसेंट्रलाइजेशन का ये पूरा टॉपिक, यानी हम लोगों ने डिसेंट्रलाइजेशन के डिफिनेशन को समझा, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की डिसेंट्रलाइजेशन यानी लोकल गवर्नमेंट को पावर देने के लिए संविधान में कौन सी 5 बड़ी संशोधन की गई, और फिर हम लोगों ने ये लास्ट में तीसरा जो टॉपिक, मेन टॉपिक पढ़ा कि लोकल गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है, इसका क्या क्या स्तर है, क्या क्या लेवल है, ठीक है ना। तो ये पूरा सिस्टम समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया फिर से रिवाइंड करके देखिए। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।